I want to work 70 hours a week. Rather than asking, they make it very normal कि यार लेट सिटिंग तो करनी ही करनी है. 80 to 100 hour weeks every week. I was in EY for 5 years. स्पेसिफिक था कि नहीं तेरे में ही कमी है, तू ही सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है. दोस्तों आज का वीडियो आपको हिला के रख देगा. तो शायद सुना हो एना सेबेस्टियन के सुसाइड केस के बारे में, लेकिन जो सच्चाई उसके पीछे छुपी है वो सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा. 26 साल की एना जो पुणे में एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, अपने ऑफिस के वर्क प्रेशर के नीचे दब गई थी. हसल कल्चर और बिग फोर जैसी कंपनीज की डिमांड ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया. पर यह तो बस शुरुआत है. एना का केस तो सामने आया, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इस टॉक्सिक कल्चर का शिकार बन रहे और उनकी कहानी कभी सामने नहीं आती. एना सेबेस्टियन सिर्फ इकलौती विक्टिम नहीं है. इस साल मार्च 2024 में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि PGIMER के 2 एम्प्लॉइज ने भी काम के ओवरलोड के कारण अपनी जान दे दी. और फिर जुलाई 2024 में पुणे के विशाल प्रमोद साल्वी जो एक IT प्रोफेशनल थे, उन्होंने अपने ऊपर हो रही हैरेसमेंट से तंग आकर नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक विशाल को लगातार उसके मैनेजर ने पब्लिक में इंसल्ट किया, उसे हर बार नीचे दिखाया. और दोस्तों ये बस वो 3 केस है जो हमारे सामने आए. आप सोच सकते हैं कि ऐसे कितने केसेस है जो हमसे छुपाए जा रहे हैं, कितने लोग साइलेंटली इस हसल कल्चर के नीचे दबा दिए जा रहे हैं. अभी स्क्रीन पे आप जो चार्ट देख रहे हो ये रिपोर्ट है statista.com की. इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2022 में 45,000 से ज्यादा वर्कर्स ने सुसाइड किया है. और चार्ट में आप देख सकते हो कि हर कैटेगरी के लोगों में सुसाइड का रेट कितना है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स 6ठे नंबर पर आते हैं. पर यह सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं है. टॉक्सिक हसल कल्चर दुनिया भर में फैल चुका है. ये कल्चर युवा पीढ़ी को उनकी जिंदगी के आखिरी मोड़ तक ले जा रहा है. आज हम इस वीडियो में इस डेंजरस कल्चर को एक्सपोज करेंगे कि कैसे ये कल्चर सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि एक्सट्रीम बर्नआउट को प्रमोट कर रहा है. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ऐसे ही इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल स्टोरी आप तक लाने के लिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है. क्या ये तनाव किसी की जान ले सकता है? 26-year-old chartered accountant from Kerala died 4 months later into a job at EY. कि उनकी बेटी की मौत काम के दबाव के कारण हुई. एक 26 साल की CA ने दम तोड़ दिया. दोस्तों जितने भी केसेस मैंने आपको बताए हैं वो सब बिग फोर कंपनीज में हुए हैं. तो अभी ये समझना जरूरी है कि बिग फोर आखिर है क्या. ये सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि प्रोफेशनल सर्विस की दुनिया की सबसे बड़े नाम है. ये फर्म्स ऑडिट, टैक्स, कंसल्टिंग और एडवाइजरी जैसे सर्विसेज में ग्लोबल लीडर है और बड़े से बड़े कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करती है. तो चलिए पहले बिग फोर को समझते हैं. बिग फोर में सबसे पहला नाम आता है डेलॉयट का. डेलॉयट दुनिया की सबसे बड़ी फर्म है जो ऑडिट, कंसल्टिंग, टैक्स और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. यह 150 से ज्यादा देशों में अपने ऑपरेशन चलाती है. फिर दूसरा नाम आता है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी PwC का. PwC ऑडिट, अश्योरेंस, टैक्स और कंसल्टिंग में काफी फोकस करता है और इसकी ग्लोबल प्रेजेंस भी काफी बड़ी है. तीसरा है EY ऑडिट, टैक्स, बिजनेस और ह्यूमन कैपिटल सर्विसेज में स्पेशलिस्ट है. दोस्तों याद है ना एना सेबेस्टियन जिन्होंने सुसाइड किया था वो पुणे ब्रांच में EY के लिए काम करती थी. और चौथा और आखिरी नाम आता है KPMG का. KPMG ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन एक खास तौर पर रिस्क मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है. ये 4 फर्म्स मिलकर बनाते हैं बिग फोर. यह फर्म्स केवल मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम नहीं करती बल्कि गवर्नमेंट के साथ भी काम करती है. इनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में है. बिग फोर का नाम जितना बड़ा लगता है अंदर की दुनिया उतनी ही काली है. ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज से इतनी मेहनत एक्सपेक्ट करती है कि लोग हसल कल्चर के प्रेशर के नीचे आकर टूट जाते. एना सेबेस्टियन, विशाल प्रमोद साल्वी और PGIMER के वो 2 एम्प्लॉइज भी इस टॉक्सिक कल्चर का शिकार बने. और ये तो सिर्फ कुछ नाम है जो सामने आए हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो अंधेरे में इस प्रेशर के नीचे दब रहे. इन केसेस के बारे में मीडिया कभी बात नहीं करता. अब जब आप बिग फोर के बारे में समझ गए हैं तो चलिए वापस अपने असली मुद्दे पर आते हैं. तो हम सब ने बचपन से ही सुना है राइज एंड ग्राइंड, नो पेन नो गेन, और ये भी कि जो इंसान 24 घंटे हार्डवर्क करेगा वही सफलता पाएगा. लेकिन दोस्तों क्या ये सच है? आज हम इस झूठ को एक्सपोज करने वाले हैं और समझते इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू. सोचो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान कौन है? ऑफ कोर्स हुसैन बोल्ट, जो 100 मीटर की रेस सिर्फ
9.58 सेकंड में कंप्लीट करता है। लेकिन अगर हुसैन बोल्ट थोड़ा और मेहनत करे, खुद को थोड़ा और पुश करे, तो क्या वो एक चीता या टाइगर को रेस में हरा सकता है? नहीं। चाहे हुसैन बोल्ट कितनी भी मेहनत कर ले, अपने आप को कितना भी पुश कर ले, वो कभी भी चीता या टाइगर से फास्ट नहीं दौड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी के बाहर है। तो क्या हम हुसैन बोल्ट को इस वजह से कम सफल मानेंगे? बिल्कुल नहीं। हुसैन बोल्ट दुनिया के सबसे कामयाब रनर है, क्योंकि उसने अपनी फील्ड में अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को हराकर यह मुकाम हासिल किया है। उसका हार्डवर्क उसकी लिमिट्स के अंदर था और इसी वजह से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। लेकिन सोचिए, अगर कोई बोल्ट को बोलता कि तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी और चीता और टाइगर को भी रेस में हराना होगा, तभी तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाओगे, तो क्या आज जो सफलता उन्हें मिली है वो उन्हें मिलती? बिल्कुल नहीं। और ये वही झूठ है जो आज की टॉक्सिक हसल कल्चर हमें बताता है। ये कल्चर हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए मोटिवेट तो नहीं करता, बल्कि हमसे ये कहकर हमारी लिमिट्स को पुश करने पर मजबूर करता है कि तुम और ज्यादा मेहनत करो, हर दिन खुद को और पुश करो, एक रोबोट की तरह काम करो। दोस्तों, इस हसल कल्चर का असली चेहरा यह है कि ये हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जितना काम कर रहे वो काफी नहीं है, हमें थोड़ा और करना होगा। हमारा दिन कभी भी खत्म नहीं होता और हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ का पूरा प्रेशर हम पर आ जाता है। दोस्तों, आजकल हमारे दिमाग में ये बात घुसा दी गई है कि अगर आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते तो या तो आप बहुत लेजी हो या फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और ये बात सिर्फ आम लोग नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान एलोन मस्क ने भी यही कहा है। एलोन मस्क ने खुद एक इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर आपको सफल बनना है और अच्छी जिंदगी जीनी है तो आपको अपनी जवानी के 20 से लेकर 35 साल के बीच में कम से कम 100 घंटे काम करना चाहिए। 80 to 100 hour weeks every week. और इसको एलोन मस्क वर्क लाइक हेल कहते हैं। सोचिए जरा, जब दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी ऐसी बात करता है तो इससे हमारे यूथ पर क्या असर पड़ता होगा। इस माइंडसेट में हम सिर्फ सक्सेस को नहीं बल्कि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये टॉक्सिक हसल कल्चर का जुनून सिर्फ एलोन मस्क तक सीमित नहीं है। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमारे यंगस्टर्स को हफ्ते के 70 घंटे काम करना पड़ेगा। This is my country. I want to work 70 hours a week. सोचिए, जब इतने बड़े बिजनेस लीडर्स ऐसे स्टेटमेंट्स देते तो यूथ को लगता है कि अगर उन्हें सफल बनना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उन्हें भी ये करना ही पड़ेगा। और ये सब सुनकर कई नौजवान ये सोचने लगते हैं कि अगर हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, और ऐसे ही बिना जाने ये टॉक्सिक हसल कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। फिर ये अपनी हेल्थ, फैमिली, दोस्तों और प्राइवेट लाइफ को नजरअंदाज करके काम को सबसे पहले रखते। पर इसका नतीजा क्या होता है? इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ धीरे धीरे टूटने लगती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और बर्नआउट इन पर असर दिखाने लगता है। और सोशल मीडिया इस टॉक्सिक हसल कल्चर को और ज्यादा बूस्ट करता है। आप सब ने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा उन शॉर्ट वीडियोस या फिर रील्स को जो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करते। उनमें लिखा होता है वेक अप एट 4 AM एंड ग्राइंड हार्डर देन एनीवन एल्स। ये रील्स और वीडियोस हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग को जन्म देते हैं कि अगर हम रोज सुबह 4 बजे उठ के नॉन स्टॉप काम नहीं कर रहे तो हम जिंदगी में पीछे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक पार्ट है जो हम देखते हैं। इस कल्चर का असली चेहरा कुछ और है। कई इन्फ्लुएंसर्स इस हसल कल्चर को और भी ग्लैमराइज करते हैं। जब सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंटरव्यूज देते और जब उनसे पूछा जाता है कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो ये अक्सर कहते हैं कि मैं अपने स्टूडियो में 12 से 14 घंटे तक लगातार काम करता हूँ और यही मेरी सक्सेस का राज। सुनने में तो ये सच लगता है और कई मायनों में ये सच हो भी सकता है, लेकिन ये एक जरूरी बात नहीं बताता। दोस्तों, ये स्टूडियो जो होता है ये इनका खुद का होता है। ये खुद अपने बॉस होते हैं, जब चाहे ब्रेक ले सकते हैं, जब चाहे काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं उनका हाल कुछ और होता है। वहाँ आपको आपके मैनेजर्स के ऑर्डर्स मानने पड़ते। अगर आपके मैनेजर ने कहा है कि आपको एक फाइल बनानी है तो उसके लिए एक टाइम लिमिट दी जाती है और उस टाइम लिमिट के अंदर ही फाइल रेडी करनी पड़ती है, चाहे जो भी हो जाए। यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशन बिल्कुल अलग होती है। प्राइवेट कंपनीज ने अपने फायदे के लिए इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होते। ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स लोगों को अपनी लिमिट से ज्यादा पुश करने पर मजबूर कर देते। लेकिन ये भी याद रखें दोस्तों, सोशल मीडिया सिर्फ एक हाईलाइट रील होती है। आपको सिर्फ सफलता दिखाई जाती है,
लेकिन उस सफलता के पीछे कितना हार्डवर्क है, कितना सेक्रीफाइस हुआ है, ये कभी नहीं बताया जाता। जो लोग समझदार होते हैं वो इस बात को समझ लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते। जब ये लोग इन अनरियलिस्टिक टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते तो ये अपने आप को ही दोष देने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो काबिल नहीं है और कभी अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाएगी। दोस्तों, ये हसल कल्चर कहता है कि काम करो, लेकिन हमें ये नहीं सिखाता कि कब रुकना है। दोस्तों, हम सबको ऐना के केस के बारे में पता चल चुका है और मैंने आपको 2 और केसेस के बारे में भी बताया, लेकिन आज मैं आपको एक और केस का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। रिजवान अहमद। रिजवान एक IT कंपनी में बेंगलोर में काम करता था। 2021 में रिजवान ने अपनी जान दे दी काम के प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से। रोज 12 से 14 घंटे काम करना, वीकेंड्स पे भी ऑफिस के इश्यूज को हैंडल करना, यह सब उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत भारी पड़ा। कंपनी की डेडलाइंस और वर्क प्रेशर ने उसका बर्नआउट इतना बढ़ा दिया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। ऐना और रिजवान का केस एक वेकअप कॉल है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ 2 केसेस नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जो हसल कल्चर के प्रेशर के नीचे अपनी जान जोखिम में डाल रहे और काम के प्रेशर की वजह से अपनी जिंदगी खो रहे, लेकिन उनका केस कभी सामने नहीं आया। ऐना का केस भी छुप जाता, लेकिन ऐना का केस इसलिए सामने आया क्योंकि उसकी मां ने उस कंपनी के CEO को एक ईमेल लिखा था। इस ईमेल में साफ साफ लिखा गया है कि कैसे ऑफिस के स्ट्रेस ने ऐना को डिप्रेशन में डाल दिया था, कैसे वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई और अपनी जिंदगी खो दी। ऐना का केस भी बाकी सब की तरह दब जाता, लेकिन ये मेल किसी तरह से सोशल मीडिया पे लीक हो गई। अब इस लीक के बाद बाकी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स भी एक एक करके सामने आ रही है। लोग अब समझने लगे कि यह हसल कल्चर कितना टॉक्सिक हो चुका है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो ये टॉक्सिक हसल कल्चर डाल रहा है वो है हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ। स्टडी से दिखाते हैं कि जो लोग लगातार ओवरवर्क करते हैं उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ मेंटल हेल्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि फिजिकल हेल्थ भी नुकसान उठा रही है। हाइपरटेंशन, इंसोमिनिया और हार्ट डिजीज ओवरवर्क करने वाले लोगों में आम होती जा रही है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये हसल कल्चर का प्रेशर हम सबको इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। अगर आपको कभी लगे कि जो काम आपके मैनेजर ने आपको दिया है वो आपको थका रहा है और आप उसे टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो आपको अपने मैनेजर और टीम के साथ बैठकर डिस्कस करना होगा। खुल के कहना पड़ेगा कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल सिर्फ आप ही रख सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है बैलेंस। हसल करिए, अपने गोल्स के लिए मेहनत भी करिए, लेकिन अपनी हेल्थ को पहले रखिए। ये याद रखिए कि सक्सेस सिर्फ पैसा और प्रमोशन से नहीं आता। अगर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे तो कैसा हसल। जिंदगी का मजा उस हसल में है जिसमें आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सको। तो दोस्तों, हसल जरूर करिए, लेकिन अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में जरूर बताएं आप हसल कल्चर के बारे में क्या सोचते हो। मैं आपसे मिलूंगा एक और इम्पोर्टेंट और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ। जय हिंद।